ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कल हम कर रहे थे एसी सप्लाई आरएलसी में। चलो एक बार बताओ, अगर काईल बड़ा है काईसी से तो क्या होगा? कौन सा सर्किट? इंडक्टर। इंडक्टिव। कौन लीड करेगा? वोल्टेज। वोल्टेज बाय 90 डिग्री। नहीं, उससे कम। नहीं, कुछ पाई टाइप समथिंग। इट विल बी लेस देन 90 अगर साथ में रेजिस्टेंस है, क्योंकि कुछ एंगल लेस देन 90 बनता है, भी डेटा बनता है, हाँ के ना? यस। ठीक है, चलो राइट। आज हम इसके कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले पावर लिखते हैं। पावर कंजम्पशन इन आरएलसी सर्किट। पावर कंजम्पशन में क्या है, देखो, इंस्टेंटेनियस पावर या एवरेज पावर। एवरेज पावर का सवाल आता है कि भाई एवरेज पावर बता दो। अगर तो इंस्टेंटेनियस पावर पूछा है तो क्या करेंगे हम? इंस्टेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। इंस्टेंटेनियस पावर है तो इंस्टेंटेनियस V इंटू इंस्टेंटेनियस आई होगा। यस। लेकिन हम जनरली फाइंड करते हैं आरएमएस वैल्यूज, राइट? तो उससे हम एवरेज पावर कैलकुलेशन करते हैं। और एवरेज पावर कैलकुलेशन मतलब एवरेज चीजें हमें कैलकुलेशन करनी आ गई, राइट? पावर एवरेज विल बी, जैसे वोल्टेज एवरेज फाइंड किया था, वैसे ही पावर एवरेज क्या होगा? दीप्ति कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ किया था तुमने वो क्वेश्चन? नहीं, मुझे समझ नहीं आया था। पावर एवरेज है, वोल्टेज एवरेज कैसे करते थे कैलकुलेट? 0 से टाइम लिमिट t तक। अच्छा, और इंटीग्रेशन ऑफ? भूल गई रे, किसको याद है? The integration of V upon integration of time. इंटीग्रेशन ऑफ v dt। V dt, yes, sorry. इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे p dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 to t 0 to t। ठीक है, और ये जो p है दिस इज इंस्टेंटेनियस। इसकी डेरिवेशन जरूरत नहीं, मतलब करने की, करना है तो खुद ट्राई कर सकते हो एक बार। हम यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। इसका रिजल्ट होता है v rms into I rms into cos phi। This is the average power consumption in an RLC circuit। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है दिस इज इंपॉर्टेंट। आपसे पावर पूछी जाएगी तो आपने ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा देना है, पावर एवरेज कंजम्पशन, एवरेज पावर कंजम्पशन का। इसमें cos phi हमने पहले कभी किया है? Yes, so power factor. Power factor, yes। cos phi is known as पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये पावर के फॉर्मूले में आता है और बताता है कि कितना फैक्टर से जो है पावर मैक्सिमम से कम है या ज्यादा, मतलब 0 से ज्यादा है। तो इस पावर फैक्टर ने ये डिसाइड करना है कि पावर कंज्यूम हो रही है नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो कितना हो रही है। जैसे कि फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, ये फाई क्या चीज है इधर? व्हाट इज फाई? Theta between VRMS and IRMS. Phase difference. This is the phase difference, right? The phase difference between V and I। V I RMS मतलब V दोनों RMS या दोनों नॉट, V नॉट है ना, I नॉट। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए फाई क्या होगा? 90 degree. 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। Therefore cos phi कितना हो गया?
0 0, therefore P average कितना होगा? 0 0। इंडक्टिव सर्किट में पावर कंजम्पशन, एवरेज पावर कंजम्पशन 0 0 है ही नहीं। ऐसे ही प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी क्या होगी? 0 यस, for pure capacitive circuit phi is equal to 90 degree again, therefore cos phi is again 0, therefore power average is again 0। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि वो पावर कंज्यूम नहीं करते, पावर कंज्यूम हो रही है, पावर लग रही है भाई, उसको चार्जिंग डिस्चार्जिंग में पावर तो होती लगती है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, आधे साइकिल में वो पावर कंज्यूम करते हैं और बाकी के आधे साइकिल में पावर डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, ऑपोजिट होता है ना, प्लस वाले साइकिल में सपोज उसने कंज्यूम की और नेगेटिव वाले साइकिल में उसने डिलीवर कर दी, इसलिए एवरेज पावर की बात हो रही है यहाँ पे। कौन सी पावर की बात हो रही है? एवरेज पावर की। एंड फॉर प्योर रेजिस्टिव VRMS into IRMS phi is how much? 0 Therefore power average is VRMS into IRMS। अगर RLC सर्किट लगा है मतलब तीनों कंपोनेंट्स में से किसने पावर कंज्यूम की? रेजिस्टर। सिर्फ रेजिस्टर ही ऐसा कंपोनेंट है जो पावर कंज्यूम करता है, समझ गए? Only R consumes the power, L and C do not consume power। ठीक है, और एक्चुअल में क्या हो रहा है वो भी चलो लिख ही लो। एक्चुअली power is used up in half cycle and power is delivered in other half cycle, so P average is 0। ठीक है, तो अगर हम let's say we draw a phasor, मान लो ये मेरे पास है V और इस तरफ बनाते हैं let's say I और V के बीच में एंगल जो है उसको क्या बोलते हैं हम? फाई बोलते हैं। ठीक है, अब I के मैं लेट्स से दो कंपोनेंट बनाता हूँ इधर, इस तरह वाला कंपोनेंट होगा I cos phi, इस तरह वाला कंपोनेंट होगा I sin phi। ठीक है, तो पावर कंजम्पशन कौन से वाले में हो रही है? I cos phi into V या I sin phi into V? कौन सी पावर? cos phi, Right, so this is the power consumption, ये है पावर एवरेज। तो ये जो कंपोनेंट है ना I sin phi, इसको फिर बोल देते हैं वॉटलेस करंट, इसको बोलते हैं वॉटलेस करंट। वॉटलेस इसलिए, वॉट मतलब पावर, तो ये वो कंपोनेंट है करंट का जो पावर कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
तो अगर आपसे एक क्वेश्चन आए कि भाई फाइंड दी वाटरलेस करंट, तो आप क्या फाइंड करोगे बेसिकली? I into sin phi। क्या फाइंड करोगे? I into sin phi। चलो कुछ सवाल करते हैं अभी। सर हम्म, आई कॉस फाई वाले को इसलिए बोला कि वो फॉर्मूले में आता है, इसलिए हाँ फॉर्मूले में आता है। फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला है इसको इंटू आई कॉस फाई, ऐसे है ना। यस सर। आई कॉस फाई वाला पावर कंजम्पशन वाले फॉर्मूले में आ रहा है, वो पावर कंजम्पशन हो रहा है उसके। ओके सर, ठीक है। और सर जो आपने ये लिखा है कि एल एंड सी में एवरेज पावर नहीं होती, तो आर वाला भी ऐसे क्यों नहीं करता फिर? आर वाले का काम क्या है? आर ने तो कुछ नहीं, पावर खानी है बैठ के। उसका ऐसा नहीं है ना, आधे साइकिल में चार्ज होगा, दूसरे आधे साइकिल में डिस्चार्ज होगा। ओके ओके सर, एल और सी तो स्टोर करके डिलीवर करते हैं ना? हाँ, वो एनर्जी स्टोर करते हैं, फिर बाद में डिलीवर मार देते हैं, ऐसा होता ओके सर, ठीक है। है। कैपेसिटर भी है ना, चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है। मिलन करेक्ट। गौरी करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, गुरकरमन करेक्ट। सिमर करेक्ट। दीप्ति करेक्ट। निष्ठा करेक्ट। रिया नहीं, कुशल अग्रवाल ठीक है। गुनवीन ठीक है। जागृति ठीक है।
रिया ये जो वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है कौन सी है? RMS. इज आरएमएस। तूने मैक्सिमम ले ली? निम्रत ठीक है। वी आरएमएस हमें दे रखा है 220 है, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, तो करंट हम फाइंड कर सकते हैं। सिंपल है, सिंपल आर वाला सर्किट है ये। तो कौन सा है? आर वाला। आर हमें दिया हुआ है, तो आई आर एम एस विल बी 220 अपॉन आर, वी आर एम एस अपॉन आर, दैट इज 220 अपॉन आर है 100, तो 2.2 आ गया एम्पियर। एंड पावर एवरेज ओवर फुल साइकिल क्या होगी? VRMS VRMS into IR. into IRMS into cos 0. cos 0। ठीक है, तो सिंपल बस 220 इंटू 2.2 आ जाएगा 484 वाट। ठीक है, कोई परेशानी? सिंपल था। परेशानी इसमें आएगी थोड़ी सी, एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन कैलकुलेशन कैलकुलेशन खतरनाक वाली है। करो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट लगाना है इसमें। इसमें फर्स्ट पार्ट करो पहले, सेकंड पार्ट में बताता हूँ। ज्यादा हो गया थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन। कैपेसिटेंस बहुत ही वो नहीं हो जाएगी? है कैपेसिटेंस का तो पार में ही नेगेटिव कितना है? पावर में नेगेटिव है, लेकिन 10 पावर -6 ऊपर जाकर 10 पावर +6 हो जाएगा। 1/ओमेगा c होता है। माइनस। हाँ तो ठीक है। तुमने वैल्यू कौन सी निकाली है? ये मैक्सिमम है या आरएमएस? RMS पूछा कौन सा है? तो मैक्सिमम कुछ है। ओके, ठीक है।
दीप्ति ठीक है, अप्रोक्सीमेट। निष्ठा ठीक है, सिमर थोड़ा ज्यादा हो गया अप्रोक्सीमेशन। सर इसके पीछे है ना आंसर, इसके पीछे मतलब कम या ज्यादा? इससे कम है ना आंसर थोड़ा। हाँ कम। अरे जागृति, सर रुको, क्या कर दिया मैंने? गौरी ठीक है। मिलन तुमने भेजा नहीं मुड़ के। सर मेरे से नहीं हो रही कैलकुलेशन। अरे आरएमएस निकाल लिया तुमने? तो बस उसको उसको कर दो ना मैक्सिमम। ऐसे नहीं सर, मेरे को फिर मल्टीप्लाई बाय रूट 2। हाँ सर वो तो ठीक है, वो वाली नहीं मैं कैरी कैलकुलेशन आपको, हाँ दूसरी कैलकुलेशन तो जो जैसे नॉर्मल फॉर्मूले से है ना, उस पर कौन सा फॉर्मूला बोलो? रूट वगैरह करके। हाँ उसमें थोड़ी अप्रोक्सीमेशन चाहिए, थोड़ा गंदी वाली अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे हम। सिमर ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को नीट में आता है और ऑप्शन है पास पास, ठीक है, मतलब ऑप्शन है 3.2, 3.8, है ना, ऐसे 4.2, 2.5, तो इस क्वेश्चन को हाथ मत लगाना। अगर इतनी कैलकुलेशन आती है और ऑप्शंस हैं पास पास, तो डोंट टच दिस क्वेश्चन। अगर ऑप्शंस दूर दूर है, जैसे 2.5, 10.5, 15.5, फिर हम लगा सकते हैं, फिर इसको कर लो, फिर कुछ नहीं है, अप्रोक्सीमेशन करके जिस नियरेस्ट ऑप्शन को टिक कर दो। अब देखो हमारे पास मैक्सिमम करंट पूछा है, जो ये V दे रखा है वो कौन सा V है? वी तो आर एम है। V तो RMS है ना, तो I नॉट चाहिए मेरे को, वो क्या होगा, V नॉट बाय क्या, जेड। Z, V नॉट बाय Z। V नॉट की वैल्यू दे रखी है मेरे को 110 इंटू रूट रूट 2 टू यस। डिवाइड बाय, अब Z क्या होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 बाय ओमेगा काई स्क्वायर। का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 1 बाय, तो ये हो जाएगा 110 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ R कितने हैं 40 स्क्वायर प्लस ये होता है 1 बाय ओमेगा C। तो 1 बाय ओमेगा कितना है, 2 पाई इंटू 60 60 इंटू C की वैल्यू कितनी है 10 100 पावर 10 माइक्रो, इसको मैं लेके जा रहा हूँ ऊपर 10 पावर 6, और फिर पूरे का क्या है स्क्वायर। स्क्वायर है। तो लेवल ऑफ कैलकुलेशन इज वेरी गंदी। ठीक, अब हम यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करेंगे, क्या करेंगे देखो, आई नॉट इज इक्वल टू, ज्यादा भी धक्का नहीं कर सकते, डिवाइड बाय रूट ऑफ, ये तो आ गया चलो 40 स्क्वायर प्लस, ऊपर 6 है नीचे 3 जीरो जाएगी तो ऐसे नहीं, ठीक है, तो 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय 12 पाई का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दो 110 रूट ऑफ, ये आया मतलब 1600 प्लस, ये आ जाएगा 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू पाई स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होगा 144, यस पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10। 10, एक 10 उड़ाओ इधर, 144 को अप्रोक्सीमेटली 150 लिख लो, बस इससे ज्यादा कल वो नहीं करेंगे हम। तो 1600 प्लस 10 पावर 5 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है,
ओके, या 140 कर लो इसको, या 150 कर लो, 140 कर लेते हैं, क्योंकि पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 10. और नहीं पाई स्क्वायर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है वो पता है? 9.8 समथिंग। यस, इट इज 9.85। ठीक है, 9.85 से बढ़ा के हमने 10 लिख दी, हम्म. तो इस टर्म को बढ़ा के 10 लिख दिया, तो इस टर्म को थोड़ा सा कम करके 140 लिख दिया, तो अप्रोक्सीमेशन लेवल में आ गई, समझ गए? ठीक है, अब तो कर ही सकते हो, इसके बाद तो फिर खुद ही करना पड़ेगा, इसके बाद तो फिर खुद पे भरोसा रखो। तो यहाँ से ई नॉट जो आएगा अप्रोक्सीमेटली आएगा 3.2 एम्पियर। मेरा बाद वाला आंसर भी गलत ही था। नहीं, वो तो ठीक मान सकते हैं, 3.4 था, ठीक है, इतना तो चलता है। अब बात आता है दूसरे में देखो क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन समझ में आया? दूसरा पार्ट, व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज? यस सर। क्या मतलब है कुशल? सर जब करंट मैक्सिमम होएगा और जब वोल्टेज मैक्सिमम होएगी, दोनों के बीच में टाइम कितना लगेगा? दोनों के बीच में टाइम, ठीक है, बिल्कुल पूछा तो यही है उसने। अब कुछ अंदाजा है कि निकालेंगे कैसे? चलो एक हिंट देता हूँ तुम लोगों को, हमने वेव्स में एसएचएम में 11th में एक चीज किया था, रिलेशन बिटवीन टाइम डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, याद है? अगर फेज डिफरेंस इतना हो तो टाइम डिफरेंस इतना होता है। यस सर, कुछ याद है। कुछ याद है। 12 होता था एक साइड पे, ऐसा होगा ना? हाँ नहीं, हाँ वही है, लेकिन रट्टा नहीं मारना इसको। मतलब अगर ये याद था ये वाला। सिंपल क्या होता है, देखो वेव है, यहाँ से लेके यहाँ तक फेज डिफरेंस कितना है? पाई पाई सच में 2 पाई। 2 पाई कितना है? 2 पाई। और टाइम डिफरेंस कितना है? t टाइम पीरियड। टाइम अगर फेज डिफरेंस इज 2 पाई, देन टाइम डिफरेंस इज t कैपिटल टी। और अगर फेज डिफरेंस वोल्टेज और अपना करंट में निकाल लेते हैं, वो तो निकाल सकते हैं, फाई निकाल सकते हैं ना, tan phi करके निकाल सकते हैं। tan फाई करके निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस आ जाएगा तो उससे टाइम डिफरेंस निकाल लो, समझ गए? यूनिटरी मेथड यूज करना है इसमें, और कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? यस। अब इसमें एक और चीज है, वो चीज ये है कि भाई हमें tan इनवर्स ऑफ समथिंग दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू इज 33। मतलब कुछ आइडिया लग रहा है कि अपने को, अगर मैं tan फाई, देखो सेकंड पढ़ना शुरू करता हूं मैं, tan फाई का फॉर्मूला बोलो पहले तो, क्या होता है? x पाई l minus chi c divided by r। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें से कौन नहीं है? Chi पाई L। एल il नहीं है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि टाइप tan phi is equal to chi c by r, and chi c is nothing but 1 by c omega and r। अब इन सब की वैल्यूज डाल के मेरे पास एक्चुअली में क्या आना चाहिए? 0.66। 0.663 आना चाहिए, समझ रहे हो? इसीलिए दे रखी है उसकी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि आएगी कोई गंदी सी वैल्यू ऐसी जिसका tan हमें पता नहीं होगा, ठीक है, और वो हमें दे दिया पहले ही। तो समझदार बच्चा क्या करेगा, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। नहीं करेगा। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी ये हमें वैल्यू दे रखी है, तो इसी को यूज कर लो। हाई चांसेस ऐसे होते हैं, 99% चांसेस ऐसे होते हैं, मतलब नीट में तो ऐसे ही होगा, तुम लोग को टेंशन लेने की ऐसा नहीं है कि कोई tan का आइडेंटिटी लग जाएगी, कि 2 tan थीटा लग जाएगा, tan 2 थीटा लग जाएगा, आधा एंगल का दे रखा है वैल्यू, ठीक है, उतना नहीं उलझाएंगे तुम लोगों को, ठीक है, तो तुम लोगों के लिए तो डायरेक्ट सही है। तो
tan इनवर्स ऑफ कुछ वैल्यू दे रखी है, मतलब मेरे पास इसको सॉल्व करके जो tan phi आएगा वो एक्चुअली में आएगा 0.6635। देयरफॉर phi मेरे पास कितना आ जाएगा 33.56 डिग्रीज इतना आ जाएगा मेरे पास। कोई चक्कर वाली बात इसमें? नो। No, sir. बस अब हम लगाते हैं if phi is equal to 2 pi, ये डिग्रीज में है तो इसको भी डिग्रीज में चलने दो। if phi is equal to 360 degrees, then time difference, time lag या time difference is T. t। t कितना है? 1/60. yes, that is 1/60 seconds। फ्रीक्वेंसी रखी है ना 60, हम्म, यस। तो if phi is equal to ये कितना है 33.56 तो निकाल दो, then time lag is 1 by क्या करेंगे 1/60 33.56 upon 360. yes on 360। Okay, let's go on 360। इसको सॉल्व करें तो आप अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 1.5 मिलीसेकंड्स। समझ गए? Yes. कोई शक? नो सर। No. ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। सर सर हाँ जी, सर इसकी रिएक्टेंस जो है अलग अलग निकालनी है कि मतलब नेट निकालनी है? रिएक्टेंस नेट निकालनी है। ठीक है। तो सर प्लस कर देंगे या फिर वो स्क्वायर करके रूट करेंगे? मुझे क्या पता, वो तो खुद देखो खुद कैसे निकालते हैं नेट रिएक्टेंस। ठीक है।
हो रहे सर, हो रहे। अच्छा। सर डी पार्ट में अलग अलग निकलेगी सबकी, बिल्कुल, तो मतलब पांचों वोल्टमीटर्स की अलग अलग रीडिंग बतानी। 5 आंसर आएंगे वहां पे। यस। सर हमको 8 आंसर्स देने हैं आपको। हाँ, यस, डेटा से देखना। गुनवीन बी और सी ठीक है तुम्हारा। मिलन 1 2 3 करेक्ट, नहीं 1 2 करेक्ट, 3 में मेन कौन सा? आरएमएस स्पीड में। यस, करंट इज नॉट मेंशन्ड, कौन सा फाइंड करना है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होगा? आरएमएस, हाँ ठीक है सर। गौरी 1 2 3 करेक्ट, मिलन हाँ ठीक है, बाकी भेजो। सिमर 1 2 3 करेक्ट है, 4 5 6 7 8 ऑल करेक्ट, वेरी गुड। मैंने 4 और 5 ऐसे ही लिया था कि शायद ऐसे होगा। अच्छा, शायद। क्योंकि 2 और 3 के क्रॉस है इसीलिए। चलो समझते हैं तुमसे कैसे लिया तुमने। दीप्ति, गुनवीन ए नहीं, दीप्ति ए में 3 आंसर हैं, ये क्या भेजा है? ए में 1 आंसर भेजना है। जागृति 2 3 करेक्ट ना, 2 करेक्ट है, तो क्या कर रही है किया जागृति है? हाँ सर, मैं दिमाग खराब हो गया मेरा तो। रब्बल 1 2 3 करेक्ट, सुरभि, अरे ना यार, सुरभि क्या कर दिया ये? बी एंड सी जो हैं, दीप्ति हाँ करंट है ना, मतलब बी सी वाला करंट है
क्या पूछ रही हो तुम? डी इम्पिडेंस है। मिलन तुम्हारे जो डी पार्ट के पहले 3 आंसर सही है, बाकी गलत है दोनों। सर हम्म, सर वो पूछना था, करेक्ट है, करंट लिखा गया। अच्छा हाँ वो करेक्ट है। सर जो मैंने निकाला वो क्या है? वो क्या है? पता नहीं क्या है, तुमने क्या निकालने हैं। अगर मैं बोलूं मैंने सिंपल ऐड कर दिया। नहीं ऐड तो गलत किया ना फिर तुमने, ऐसे ऐड नहीं होगा। क्यों एक- सर क्यों? करो 1 मिनट करो, मैं 1 मिनट। देखो भाई, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, आंसर्स बाकी लोग मैच करेंगे अपना। सुनो तुम लोग क्या है, पहला तो हमें रिएक्टेंस बताना है सर्किट का, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअल रिएक्टेंसेस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं काई एल फाइंड करूंगा। काई एल इज फॉर्मूला ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 2 into पाई into 50 into एल की वैल्यू दे रखी है 2/पाई। तो ये कितना आ गया? 200। 100। इसका यूनिट क्या होता है काई एल का? है पता नहीं ओहम्स। ओहम्स Yes, क्योंकि it has to be ohm, right? हम r स्क्वायर प्लस काई स्क्वायर कर रहे हैं अगर, तो मतलब दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? ओहम। सेम होना चाहिए ना, तभी डायमेंशन सेम डायमेंशन वाली ऐड कर सकते हैं। यस। काई सी क्या होगा? 1/ओमेगा सी 1/2 पाई 50 into सी की वैल्यू है 100/पाई 5 into 10 पावर ऊपर आ जाएगा 6। 600। ये सॉल्व करके मेरे पास 100 आ गया काई सी। नाउ काई जो नेट होता है वो हम क्या लिखते हैं? काई एल माइनस टाइप सी का मॉड, मतलब या काई सी माइनस काई एल या काई एल माइनस काई सी। वो कितना हो गया? 100। 100 ओम। 300 वालों, जागृति यस सर। 300। सर मैंने ऐड कर दिया। हाँ वही तो ऐड कर दिया तुमने। तो ये हो गया ए पार्ट। अब करना है मुझे बी पार्ट फाइंड। बी पार्ट में इंपेडेंस ऑफ द सर्किट फाइंड करनी है। इंपेडेंस मतलब जेड, जेड का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस काई एल माइनस काई सी। काई स्क्वायर। वही हो गया हाँ काई स्क्वायर सही। हम दोनों ही 100 है, हाँ 100 रूट 100√2 आ गया। 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर का रूट, that is 100√2 ओम। सिंपल। सी पार्ट करंट पूछा है, तो करंट अगर नहीं बताया तो हमें कौन सा फाइंड करना है? आरएमएस RMS। तो उसके लिए VRMS अपॉन जेड Z, एंड VRMS की वैल्यू कितनी है? ये जो दे रखी है कौन सी है? आरएमएस RMS ही दी होती है। तो 200 अपॉन 100√2, तो ये कितनी आ गई? 2 एम्पीयर। अब आता है डी पार्ट। डी पार्ट में जो V1 V2 V3 है उनमें तो चक्कर है नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें तो क्या करेंगे हम, V1 क्या होगा? V1 किसके अक्रॉस है? इंडक्टर के क्रॉस L के अक्रॉस है, तो उसका क्या करेंगे? I into काई L will be V1, यस I into R will be V2 and V3 will be I into काई सी IC। ये तो चक्कर अपने को है नहीं कुछ भी।
V1 is I into chi L which is √2 into chi L कितना है, कितना था chi L? 200 200, तो ये हो गया 200 √2। V2 हो जाएगा I into chi C, हो R जाएगा 100 और √2। सर I into R। दूसरा कंपोनेंट R है क्या? हाँ R है, बट B3 आंसर सेम ही है। सर सेम ही था आंसर। सेम ही था क्या? हाँ 100 √2। अच्छा हाँ, वो भी सेम ही था, ठीक है। V3 तीसरा कंपोनेंट है C, I into chi C, वो भी सेम ही है, ठीक है। अब आता है पंगा चौथे का, V4। तो मिलन, क्या वो सिंपली एडिशन होगी? एडिशन क्यों, अगर एडिशन करेंगे तो क्या होएगा सर? ये हम RMS वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं ना, हाँ है ना? यस वर्मा जे, फेज इज डिफरेंट। L का भी अगर मैं I इधर बनाऊं, मान लो I मैंने राइट को बनाया है, ठीक है, I है राइट को, तो VR किधर है? ऐसे, और VL किधर है? ऊपर। ऐसे। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या सिंपल ऐड कर देंगे क्या इनको? नहीं नहीं, इट विल बी रिजल्टेंट ऑफ VL एंड रूट ऑफ VL स्क्वायर प्लस। अगर आपसे पूछा जाता फाइंड दी, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती मेरे पास सारी सबकी, और इंस्टेंटेनियस V4 पूछा जाता, तब सिंपल ऐड होते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आर सिंपली एडेड, कल बताया था। बता दो। लेकिन ये वैल्यूज इंस्टेंटेनियस नहीं नहीं है, इसके लिए अपने को वही फेजर वाला फंडा लगाना पड़ेगा। तो V4 will be root of VR square VL plus और R। VR square, मतलब V1 square plus V2 square, that is root of अपना 200 √2 का स्क्वायर प्लस 100 √2 का स्क्वायर। कितना गया ये? क्या क्या बाहर निकलेगा देखो, एक तो 100 बाहर निकल गया, एक √2 बाहर निकल गया, और अंदर आ जाएगा √5, तो ये आ जाएगा 100 √10। ये पता लगा मैंने क्या किया? ना पता नहीं लगा मुझे, मेरे को भी नहीं लगा। बाद में देखेंगे। ये 100 बाहर निकाल लिया, दोनों में 100 कॉमन है ना, यस हाँ दोनों में √2 भी कॉमन है, यस वो बाहर निकाल लिया मैंने 100 √2। इधर बचा 2 का स्क्वायर, इधर बचा 1 का स्क्वायर, वो क्या होता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है √5। √5 ठीक है, हाँ कैलकुलेशन जल्दी। जल्दी कर दिया। हाँ इतना सर एम्पियर एम्पियर ना, सच क्या निकल रहे हैं यार ये वोल्टेज। वोल्टेज निकाल। अच्छा V5 क्या होगा मिलन जी? अरे वही वैसे ही सेम अभी जो वैसे किया। ही होगा, लेकिन उतना भी करने की जरूरत, अरे V5 तो तीनों का क्रॉस है ना, हाँ वो तो फिर टोटल क्या, टोटल के बराबर होगी। हाँ सही बात है। इतनी कैलकुलेशन क्यों? सर उसके लिए आएगी तो ना, कैलकुलेशन, पक्का आएगी उसके लिए तो। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, और अगर हम सिंपली ऐड कर देंगे तीनों को तो फिर तो उसके बराबर आएगी ही नहीं वो। अच्छा सर इसमें ऐसे कर सकते हैं ना, IRMS को Z से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सारे ले रहे हैं बीच में। वही बात है, बिल्कुल। ये तो करने की भी जरूरत नहीं है, तो देखो सप्लाई कितना, सप्लाई के बराबर होगी ये तो। सेम क्यों आया ये? तो यार सप्लाई सब कुछ इकट्ठा हो गया ना। तो कुछ ये पूरी सप्लाई इन तीनों की क्रॉस की तो है, और इसमें 0 लॉसेस है ना? लॉस अगर हो रहा है तो वो रेजिस्टेंस में हो रहा है, उसका बीच में आ गया ना वो तो। हाँ वोल्टेज जो भी खा रहा है, ये तीनों खा रहे हैं, वोल्टेज तो तीनों ही खा रहे हैं। पावर लॉस हो रहा है, वो तो पावर लॉस की बात होती है, यहाँ पे वोल्टेज तो तीनों ही कंज्यूम कर रहे हैं, और वो तीनों आ गए V5 में। ठीक है, इसके बाहर कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए टोटल सप्लाई इज इक्वल टू V5। ठीक है। ठीक है, तो V5 इज, ये तो सप्लाई वोल्टेज के बराबर। और अगर हमें चेक भी करना हो तो एक्चुअली में दिस शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL और VC। कैसे करते हैं हम कैलकुलेट? VL स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर माइनस क्या माइनस माइनस ऐसे
नहीं एक overall- बार सर होल का स्क्वायर। होल का स्क्वायर। है ना? करके देख लेना, बाद में सेम ही है। ठीक है। सर हाँ जी, हमने इसमें ना फर्स्ट पार्ट में उसको सब्ट्रैक्ट क्यों किया है? अरे नेट रिएक्टेंस काई एल माइनस काई सी तो होता है, ये वाला। ये काई क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? सर माइनस माइनस लिखते हैं ना, क्योंकि वीएल ऊपर होता है और वीएल वीसी नीचे होता है। ओके सर ठीक है। सर जैसे इन्होंने रिएक्टेंस पूछी है तो फिर जैसे हमारे पास जो दूसरे वाला Z वाला फॉर्मूला उसे R0 पुट करके भी सोच सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि सेम ही बात होगी कि रिएक्टेंस के लिए रेजिस्टेंस वो बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बिल्कुल, रिएक्टेंस इज ओनली काइज, वो है काइज का जोड़। चलो ठीक है, समझ गए तो सिंपल था, हो गया, क्लियर है। आगे चलें। yes ठीक है, चलो अब हम आगे करते हैं। चलो ये तो करते हैं समाप्त, अगला करेंगे, इसको बंद करते हैं।